सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। Topic, my topic of presentation is ADHD. ADHD is the abbreviation of attention deficit hyperactive disorder. ADHD is a neurodevelopmental disorder of childhood that is characterized by developmentally inappropriate level of hyperactivity, impulsivity and inattention. ADHD basically neurodevelopmental disorder of childhood है और ये characterize करता है developmentally inappropriate level of hyperactivity, impulsivity and inattention. सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है। हाइपर एक्टिविटी जो है डिफ़िकल्टी स्टेइंग स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के लिए किसी भी एक जगह पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट ऑफ देयर सीट्स इन स्कूल और मॉस्क और एनी अदर सिचुएशन वेयर दे शुड रिमेन सीटेड बट दे कांट। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बैठना मैंडेटरी हो, वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि हमें यहाँ पे बैठना चाहिए। इनके लिए एनेबिलिटी होती है कि ये प्ले क्वाइटली नहीं कर सकते, एक्सेसिव टॉक होती है इनकी, ये ब्लर्ट आउट आंसर करते हैं। जब आप इनसे किसी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ होता, ये पहले आंसर कर देते हैं। और कॉन्स्टेंटली ये टैप करते हैं देयर हैंड्स और फीट को। नेक्स्ट वन है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी जो है वो है, इम्पल्सिविटी इज द टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट थिंकिंग। इम्पल्सिविटी वो कंडीशन है जिसमें आपके माइंड में जो भी आता है आप फ़ौरन से एक्ट कर देते हो विदाउट नोइंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एंगेज हो जाते हो डेंजरस एक्टिविटीज़ में विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ओवर इंडल्जिंग और ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है थिंग्स में, लाइक शॉपिंग, गैम्बलिंग और ईटिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रॉय करते हैं योर ओन थिंग्स, डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी चीज़ों को और दूसरे लोगों की चीज़ों को। एक्सलेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सलेटिंग प्रॉब्लम्स है ये माइनर चीज़ों सिचुएशंस को लेके बहुत एग्जेजुरेट कर देते हैं चीज़ों को। इनअटेंशन होता है, इंक्रीज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन। मतलब ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इनका अटेंशन स्पैन जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इनके अंदर पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, रेस्टलेसनेस होते हैं। ऐसे बच्चे जिनको इनअटेंशन का प्रॉब्लम होता है उनका एकेडमिक जो है एकेडमिक्स में अंडर अचीवर्स होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होती है। प्रॉब्लम्स होते हैं इनके इंटरपर्सन रिलेशंस में, जैसे फैमिली मेम्बर्स और पेयर्स हो गए। एडीएचडी का प्रेवलेंस रेट ये बताया हुआ है कि 3 to 9% ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल पॉपुलेशन है, most often in males than females, with the sex ratio being about 3.1 to 9.1. ADHD जो है मोस्ट प्रेवलेंट या क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन इफेक्टिंग जो है वो स्कूल एज चिल्ड्रन पे होता है और मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी है अबाउट मेंटल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। इसमें मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड अकाउंटिंग फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेफरल्स टू पेडिशन, फैमिली फिजिशियन एंड चाइल्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड इसमें अकाउंट किया जाता है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करते हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाते हो। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करो कि वो क्या बताते हैं आपको। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। एडीएचडी रिस्क फैक्टर, ये डिफरेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कि एडीएचडी काज करते हैं, जैसे कि मैटरनल सिगरेट कॉज, सिगरेट यूज़ है या मैटरनल अल्कोहल यूज़ है। जब मदर ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रही होती है तो फिर एडीएचडी का रिस्क फैक्टर जो है बढ़ जाता है कि मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये कॉजेज होते हैं कि एडीएचडी कॉज कर सकता है। डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो शो करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्कोहल एंड टोबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिस्क फॉर एडीएचडी इन द बेबी। मतलब जो मदर ये यूज़ करती है तो बेबी के अंदर रिस्क होता है कि वो एडीएचडी जो है कॉज कर सकते हैं। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीज़ों का इंटेक जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। अनयूजली लॉन्ग और शॉर्ट लेबर, फोर्सेप डिलीवरीज, फोर्सेप डिलीवरी है वो भी एडीएचडी कॉज करता है क्योंकि इसमें ट्रॉमा टू बेबी आइज भी हो सकता है, बेबी हेड भी हो सकता है या ब्रेन इंजरी टू बेबी होता है जैसे कि सीपी हो सकता है इसमें। टॉक्सेमिया, टॉक्सीमिया जो होता है इसमें हाई बीपी हो जाता है, प्रोटीन होता है यूरिन में, स्वेलिंग होती है लेग्स में, फीट और हैंड्स में, ये माइल्ड टू स्वेयर भी हो जाता है। फोर्सेप डिलीवरी जो है ये भी कॉज करती है एडीएचडी बेबी में। मेकोनियम स्टेनिंग है, मेकोनियम स्टेनिंग जो है फर्स्ट रूल योर बेबीज पासिस
बट इन सम केसेस मेकोनियम जो है कम आउट हो जाता है बिफोर द बेबी इज बोर्न एंड इट गेट इनटू एमनियोटिक फ्लूइड। जब मेकोनियम स्टेनिंग बिफोर बेबी बोर्न होता है तो ये प्रॉब्लम काज कर सकता है, ये भी एडीएचडी का रिस्क फैक्टर हो सकता है। माइनर फिजिकल एनॉमलीज हैं, माइनर फिजिकल एनॉमलीज में पेन भी हो सकता है, या अदर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर काज होते हैं एडीएचडी के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। History of ADHD. Characteristics of this disorder have been recognized for at least a century. This disorder has been referred to by a variety of labels. History of ADHD ये है कि ADHD को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं और सबसे लास्ट में जो ADHD का नाम डिफाइन किया गया है ये DSM-4 में इसका नाम डिसाइड हुआ। इससे पहले से डिफरेंट नेम्स दिए गए या डिफरेंट रेफरेंसेस दिए गए, इसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले मिड 1800 में मिनिमल ब्रेन डैमेज का नाम दिया गया है। मिड 19s में मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन कहा गया इसे। 1960s में हाइपरकाइनेसिया कहा गया जिसमें हाइपरकाइनेटिक रिएक्शन ऑफ चाइल्डहुड था। 1980s में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहा गया, इसमें विद और विदाउट हाइपर एक्टिविटी है। 1987 में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। 1994 में DSM-4 1994 में DSM-4 ने इसे ADHD का क्राइटेरिया दिया है, एक डायग्नोसिस दिया है कि इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर कहा जाए। और इसमें 3 फैक्टर्स थे जिसमें इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव और कंबाइंड टाइप था। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का ओवरव्यू है कि सिम्टम क्राइटेरिया है। कोर सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव और इनअटेंशन, 6 और मोर सिम्टम्स ऑफ ईजा क्राइटेरिया। सिम्टम क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी भी डिसऑर्डर के या प्रॉब्लम के जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होते हैं या क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उसे फुलफिल कर रहे हो उसे, तो फिर वो सिम्टम का क्राइटेरिया बन जाता है कि हाँ ये सिम्टम्स जो हैं वो उसमें आ रहे हैं तो ये क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है। अगर हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी और इन अटेंशन में से 6 और मोर सिम्टम्स ऑफ इधर कैटेगरी और 1 कैटेगरी या बोथ कैटेगरीज होंगे तो हम डायग्नोज करेंगे कि ये ADHD है। ड्यूरेशन क्राइटेरिया का ये है कि अगर यही सिम्टम्स 6 मंथ तक परसिस्ट करते हैं देन वी कैन डायग्नोज ADHD कंफर्म डायग्नोसिस बन जाएगा। डेवलपमेंटल क्राइटेरिया में ये होता है कि सिम्टम्स इनकंसिस्टेंट होते हैं डेवलपमेंटल लेवल पे। इम्पेयरमेंट क्राइटेरियन में ये होता है कि क्लियर एविडेंस ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होती है, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। फर्स्ट 3 कैटेगरीज को देखने के बाद पहले हम उसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर टाइम पीरियड देखते हैं कि 6 मंथ तक वो परसिस्ट कर रहा है, फिर एक डेवलपमेंटल लेवल भी उसमें अगर आ रहा है, इम्पेयरमेंट आ रही है उसमें, तो फिर हम उसमें सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग देखते हैं। इन सब चीज़ों में जब इम्पेयरमेंट आ रही होती है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता, देन हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये ADHD है। सर नेक्स्ट स्लाइड। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक एज क्राइटेरियन होता है, एक सिचुएशन क्राइटेरियन होता है। एज क्राइटेरियन ऑनसेट ऑफ एज होता है कि किस एज में आपको ADHD हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स जो इम्पेयरमेंट कार करते हैं बिफोर एज 7, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एज क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने का। ये ADHD को डायग्नोज करने का ये क्राइटेरिया है कि बिफोर एज 7 अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो ADHD है। सिचुएशन क्राइटेरिया में होता है कि सम इम्पेयरमेंट फ्रॉम सिम्टम इज प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग। 2 और मोर सेटिंग्स जो लास्ट में हमने पहले अपने फैक्टर्स उसके देखे, इम्पल्सिविटी वाला, हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन वाला, अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो ये सिचुएशनल क्राइटेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। टाइप्स ऑफ ADHD कंबाइंड टाइप होता है। कंबाइंड टाइप में 3 चीज़ें आती हैं, हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स भी आएंगे, इम्पल्सिविटी भी होगा और इनअटेंशन भी होगा। नेक्स्ट में आते हैं हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का जो क्राइटेरिया है वो उसे फॉल करेगा, उस क्राइटेरिया को मीट करेगा तो ये हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप होगा। थर्ड वन है प्रीडोमिनेटली इनअटेंटिव टाइप, सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन होंगे इसमें। इम्पेयरमेंट इन ADHD, इम्पेयरमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि सोशल इम्पेयरमेंट है, एकेडमिक इम्पेयरमेंट है, फैमिली इम्पेयरमेंट, ऑक्यूपेशनल एंड ड्राइविंग इम्पेयरमेंट। मैं आपको बताती हूँ कि सोशल इम्पेयरमेंट क्या होती है। सोशल इम्पेयरमेंट में ये होता है कि ADHD के पेशेंट जो हैं उन्हें डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करते हैं, सोशल डिफ़िकल्टीज होती हैं, सोशल रिजेक्शन होता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि अटेंशन, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिविटी जो है वो फॉल करती है। इन सारी चीज़ों में इन्हें सोशल इम्पेयरमेंट, अगर उनकी अटेंशन नहीं होगी, लोग जब उनसे बात कर रहे हैं
वो अटेंटिवली सुनेंगे नहीं तो उनकी सोशल कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होगी और इम्पेयरमेंट भी होगा। लोगों पे ये इम्पैक्ट जाएगा कि वो अटेंटिव ही नहीं है या आप सुनना ही नहीं चाहते। एकेडमिक इम्पेयरमेंट जो है, एकेडमिक इम्पेयरमेंट में ये है कि लॉन्ग टर्म आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन विद एडीएचडी नॉट सो। एकेडमिक इम्पेयरमेंट में ये होता है कि अंडर अचीवर्स होते हैं, मतलब अगर उन्हें कोई टास्क दिया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं करते। होमवर्क की बात हो या स्कूल इन्वायरमेंट की, क्लास इन्वायरमेंट की बात हो तो वो उससे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, इनअटेंटिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं हैं, टास्क अपना कंप्लीट नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशनल एकेडमिक इम्पेयरमेंट में आ जाती है। फैमिली इम्पेयरमेंट में जो है, इसमें लेस फैमिली टुगेदरनेस होते हैं, मोर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। रिसर्चेस शो करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिलीज में एडीएचडी हो, या वो बच्चे जो पेरेंट्स के, जिन पेरेंट्स के बच्चों को एडीएचडी हो, तो इनमें डिवोर्स का रेशो और डिप्रेशन जो है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पेरेंट्स। ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट है, ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट में सबसे पहले तो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी, पुअर मेमोरी होती है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है, लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, हाइपर एक्टिविटी आती है, डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। और अगर ये कहीं पे जॉब वगैरह या कोई काम कर रहे हैं तो वो स्किप करते जाते हैं, मतलब एक जगह पे वो काम नहीं करते, 4 to 5 मंथ्स एक जगह पे काम किया, फिर स्किप करके किसी और चीज़ की तलाश में चले जाते हैं, इसलिए ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट होती है। ऑक्यूपेशनली ये कोई भी एक काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ड्राइविंग इम्पेयरमेंट। ड्राइविंग इम्पेयरमेंट में इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज ट्रैफिक साइटेशन आती है, पार्टिकुलरली स्पीडिंग होती है, इसमें ओवर स्पीडिंग होती है, एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से होती हैं। एडीएच जो है वो एसोसिएट करता है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क होते हैं एडवर्स आउटकम वाइल ड्राइविंग। वो लोग जिन्हें एडीएचडी होते हैं उनसे एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स करते हैं। एडीएचडी अक्रॉस द लाइफ स्पैन, एडीएचडी क्रॉनिक डिसऑर्डर है। 60 to 80% ऑफ चिल्ड्रन कंटिन्यू करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एडोलिसेंस का। 50 to 70% चिल्ड्रन जो है वो मीट करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एडल्टहुड। एडीएचडी इन चाइल्डहुड जो है वो डिफरेंट है एडोलिसेंस से, और एडोलिसेंस का डिफरेंट है एडल्टहुड से। प्रेजेंटेशन ऑफ एडीएचडी इन एडोलिसेंस, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज टेंड टू डिसअपियर। मूवमेंट स्किल्स जो होती हैं वो बेसिकली डिवाइड होती हैं टू टाइप्स में, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं और एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो ये रेफर करती हैं कि लार्ज मसल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि मसल यूज होते हैं वाइल रनिंग। और फाइन मोटर स्किल्स जो हैं ये रेफर टू करती हैं टाइनी एंड प्रिसाइज मसल मूवमेंट, जैसे मसल यूज वाइल कीबोर्डिंग और टेक्सटिंग। predominance of inattention, restlessness rather than impulsivity, इसमें इनअटेंशन, रेस्टलेसनेस और इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है। आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इम्पल्सिविटी इन एडोलेसेंस। इम्पल्सिविटी का उन्होंने कहा है कि ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स जो हैं उसके रिएक्शन की वजह से इम्पल्सिविटी क्रिएट होती है, जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जब हाई होता है तो ये इम्पल्सिव रिएक्शन शो करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ADHD in adults, more similar to adolescent presentations, mainly problem with inattention and impulsivity. इसमें भी inattention और impulsivity का प्रॉब्लम होता है। हाउ मच अटेंशन विल अफेक्ट एडल्ट्स मेल और फीमेल, इसमें एक सिनेरियो बताया कि इनअटेंशन और impulsivity जो है वो मेल पे ज़्यादा इफेक्ट करती है या फादर या स्ट्रक पे। तो impulsivity और inattention इसका इफेक्ट तो बहुत जेंडर पे सेम होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वर्स्ट हो सकता है। इम्पेयरमेंट जो है वो की फैक्टर होते हैं। हमने देखना ये है कि इम्पेयरमेंट का लेवल जो है, लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट किस टाइप का है। ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट है, सिमिलर प्रॉब्लम एकेडमिक एनवायरनमेंट। सर ये अभी जो मैंने बताया कि अंडर अचीवर्स होते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं और अनटाइमली होते हैं, टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अंडर अचीवर्स होते हैं, मतलब हाई अचीवर्स नहीं होते। अगर इनके एज फैक्टर इन्हीं की एज के बाकी लोगों को दिया देखा जाए तो वो हाई अचीवर्स होते हैं। अंडर अचीवर की मेन कॉज जो है इनअटेंशन है, इनका अटेंशन स्पैन लो होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए अंडर अचीवर होते हैं। सोशल एम्पेयरमेंट में स्टिल देयर इन एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, इफ यू डोंट अटेंड व्हाट पीपल टॉक दे ऑफन थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपका अटेंशन ही नहीं है, कंसंट्रेशन ही नहीं है, आप उन्हें आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन भी शो नहीं करवा रहे, तो वो यही सोचेंगे कि आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्ट ही शो नहीं करना चाहते कि वो क्या बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का लेवल कम होता है। सेंसेशन सीकिंग और सब्सटेंस यूज, एडोलेसेंट
Saints and adults with ADHD are more likely than those without to engage in risky behavior including marijuana use, alcohol use and drunk driver. ADHD जिन लोगों को होते हैं उनमें ये तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर. अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर में भी ये चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि ADHD में. सर नेक्स्ट स्लाइड. ड्राइविंग इम्पेयरमेंट में है कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 to 24 years old are motor vehicle accidents. Adolescents and adults with ADHD are more likely to have an accident, to have more accident, to speed, to receive traffic citation. इसमें ये बताया कि ओवर स्पीडिंग होती है, इनअटेंशन होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कॉज होते हैं. अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक गाइडलाइन है, इसमें है कि ओनली गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विद गाइडलाइन फॉर ADHD असेसमेंट डिजाइन फॉर पेडिशन मूव टुवर्ड गाइडलाइन इन APA. इंटरव्यू होते हैं स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जो प्लान्ड होते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब प्लान नहीं होता, उसमें फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं. और बेसिकली तो इंटरव्यू में ये होता है कि आपने हिस्ट्री लेनी होती है. क्लिनिकल इंटरव्यू गुजर गया वो वाला, सही तो मैंने बताया ही नहीं है. हाँ, क्लिनिकल इंटरव्यू एंड हिस्ट्री होती है. इसमें हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्री नेटल पीरियड, डिस्ट्रप्टिव सोशल फैक्टर्स. मतलब स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है. इसमें सबसे बेटर जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, बार्कले के नाम से क्वेश्चन है, उससे फिल किया जाता है. पेरेंट एंड सेल्फ रिपोर्ट वर्जन होता है, मोस्टली यूज इन रिसर्च होता है. इसका गोल ये होता है कि 3 मेन सिम्टम्स जो हैं, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, आप उसे असेस कर सको कि इम्पेयरमेंट जो है वो DSM के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सर नेक्स्ट कर दें. Behavior observation. This is not technically recommended by AAP. However, if child is literally climbing the walls, it might be good to note that. Behavior observation. अगर आपका बच्चा दीवारें चढ़ जाता है तो ये गुड है कि आप उसे नोट करें. Always remember that children may be inclined to be on their best behavior in new situation. किसी भी न्यू सिचुएशन में चाइल्ड का बिहेवियर जो होता है वो हमेशा बेस्ट बिहेवियर होता है. कोडिंग सिस्टम अवेलेबल होता है फॉर लुकिंग एट हाइपर एक्टिव एंड इनअटेंटिव बिहेवियर. मतलब आप नोट कर सकते हो कि इनअटेंटिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिव के लिए आप FIDs मेजर करते हो. FIDs होते हैं फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. किसी भी एक्ट के लिए आपने नोट करना है कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी और ड्यूरेशन क्या था उस एक्ट के लिए. पेरेंट रिपोर्ट रेटिंग स्केल है. शॉर्टर मेजर विच आस्क पेरेंट अबाउट फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी, ETC और वेरियस बिहेवियर है. रिकमेंडेड बाय AAP बट नॉट रिक्वायर्ड. कॉर्नर पेरेंट रेटिंग स्केल. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म रेटिंग स्केल यूज करना चाहिए. एस्पेक्ट ऑफ इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी होती है. इसमें भी आप लोग FIDs देखते हो, लेकिन सबसे पहले आपने टारगेटेड बिहेवियर को डिफाइन करना है कि टारगेटेड बिहेवियर क्या है, मैग्नीट्यूड, उसमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, फिर उसका डायग्नोसिस क्या है. मैनी स्केल्स अवेलेबल है, बिहेवियर की चेकलिस्ट भी है, उसके थ्रू आप असेस कर सकते हो कि क्या आ रहा है उसमें बिहेवियर. सर नेक्स्ट कर दें. कॉग्निटिव मेजर्स हैं. Cognitive measures not recommended for use in diagnosis. Most evaluators use them in combination with many other measures. These are lab measures that directly assess impulsivity and attention excess. बेसिकली ये स्केल्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन है या चेकलिस्ट हैं जिसके थ्रू आप असेस कर सकते हो कि इम्पल्सिविटी का लेवल क्या है, इनअटेंशन क्या है और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग किस तरह से आ रही है. सर नेक्स्ट कर दें. ट्रीटमेंट ऑफ ADHD जो है, स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भी होते हैं, नॉन स्टिमुलेंट भी होते हैं, साइको सोशल भी हैं और एजुकेशनल एकोमोडेशंस भी हैं. सर नेक्स्ट. स्टिमुलेंट मेडिकेशन में डिफरेंट मेडिसिन है. रेटालिन है, डेक्साड्रिन है, एड्राल है, कॉन्क्रीट है. 70 to 80% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ADHD जो हैं वो वेल रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स को. स्टिमुलेंट ड्रग्स जो हैं एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट है. कोर सिम्टम ऑफ ADHD कोर सिम्टम वही 3 सिम्टम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी. स्टिमुलस जो है ट्रायल एंड एरर मेथड के तौर पे यूज होते हैं. नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन जो है इसमें सेट्राटेरा, ये नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है जो कि इंक्रीज कर देता है अवेलेबिलिटी को और ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन को. अदर नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स जो हैं उसमें एंटी डिप्रेसेंट यूज करवाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होती हैं.
साइको सोशल ट्रीटमेंट में पेरेंट ट्रेनिंग होती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, कोग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट है। साइको तो पेरेंट ट्रेनिंग में ये कि अपने पेरेंट्स को ट्रेन करना है, उन्होंने बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। जब वो बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर उसमें पनिशमेंट का फैक्टर भी आ जाता है और रिवार्ड का भी आता है। जब आपका बच्चा आपकी कही हुई बात को फॉलो कर रहे हैं और बिहेवियर जब आप उसका मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपने उसके अच्छे बिहेवियर पे उसे रिवॉर्ड करना है, और अगर वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो आपने उसे पनिशमेंट करनी है। इससे पेरेंट ट्रेनिंग भी होगी और बच्चे की ट्रेनिंग भी होगी कि उसे पता चलेगा कि किस टाइप ऑफ बिहेवियर पे किस तरह का रिजल्ट शो होता है। सोशल स्किल ट्रेनिंग में भी यही सारी चीज़ें आती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट, सीबीटी ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें अपने कॉग्निशंस और बिहेवियर पे काम करना होता है। बेसिकली बिहेवियर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बिहेवियर मॉडिफाई होता है। बिहेवियर कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बिहेवियर को मॉडिफाई आप एबीसी मॉडल से भी कर सकते हो, कोई एक फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट मेथड ये है कि आप टारगेटेड बिहेवियर लो, उसका एक चार्ट बनाओ, टाइम इंटरवल्स हो, इतने टाइम पे दोबारा बिहेवियर रिपीट हुए और उस रेपिटेशन में इम्पल्सिवनेस कितनी थी, कितना इम्पल्स था वो एक्ट। ये साइकोथेरेपी फॉर कोमॉर्बिड कंडीशन है। बाजू का सीबीटी यूज़ होती है, डिफरेंट साइकोथेरेपी के थ्रू आप ये कंडीशंस जो हैं इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंटरवेंशन है, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज होती हैं फॉर लर्निंग प्रॉब्लम, क्लासरूम अकोमोडेशंस, क्लासरूम बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्लासरूम स्पेशल एजुकेशन में ये होता है कि इसमें डिफरेंट जो है वो स्पेशल लर्निंग मेथड है होता है उनका। बाजू का बच्चों को आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हो तो वो समझ नहीं होता, इसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि आप मेटा एनालिसिस यूज़ करो, या मेटा एनालिसिस में ये कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करो जिसमें पिक्टोरियल आप उन्हें दिखाओ, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाओ, और उनके लेवल पे जाके जब आप उन्हें समझाओगे तो चीज़ें समझ आएंगी। क्लासरूम अकोमोडेशंस भी यही हैं कि सब बच्चों को साथ लेके चलना है। कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, तो आपने उसको टारगेटेड बिहेवियर या उस अटेंशन स्पैन को पहले मेजर करना है, फिर उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसे आप ट्रीट करोगे। क्लासरूम बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, डेली रिपोर्ट कार्ड है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक चाइल्ड। हर बच्चे का बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट बिहेवियर लिया है और सब बच्चों पे वही अप्लाई कर दिया है। स्पेसिफिक चाइल्ड्स के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर होंगे जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेट करेगा। एवरीडे टीचर मार्क करे कि हाउ चाइल्ड डिड ऑन दीज बिहेवियर्स, एक चेकलिस्ट पे वो टिक क्रॉस करे और पता चले कि वो कितना इन चीज़ों को ओबे कर रहे हैं। या बिहेवियर मॉडिफाई आप कर रहे हैं तो इधर जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो उस तरह से मॉनिटर हो रही है या नहीं, मतलब उसके जो आउटकम आ रहे हैं वो वैसे ही है जैसा आप चाहते हैं। बिहेवियर मॉनिटर ही नहीं हो रहा, मॉडिफाई आपसे नहीं हो रहा। चाइल्ड को रिवॉर्ड करना है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एट स्कूल। इंटीग्रेट सिस्टम होना चाहिए एट क्लास एंड, मतलब आप उसे अप्रिशिएट भी करें, इंटीग्रेट भी करें, इंटरेक्शन लेवल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, बच्चा जो है बिल्कुल म्यूट है। आप जितना आपका उससे इंटरेक्शन लेवल ज़्यादा होगा उतना उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा, वो ज़्यादा बेटर लर्न करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिप्रेशन है, मैनिया, डेवलपमेंटल स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है और कंडक्ट डिसऑर्डर है। जैसे रेस्टलेसनेस का है या एक्सेसिव टॉक है, डिप्रेशन का रेस्टलेसनेस जो है डिप्रेशन में भी होती है, एडीएचडी में भी होती है। मैनिया में एक्सेसिव टॉक है, एडीएचडी में भी डेवलपमेंटल स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसमें भी स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट्स हमने की हैं जैसे एजुकेशनल हैं, सोशल हैं। इस तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर में भी यही होता है कि उसमें ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ओवर इंडल्जिंग ऑफ बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन चारों का एडीएचडी के साथ बनता है। ADHD treatment conclusion ये है कि it is essential to treat the full range of difficulties that impact on child and family functioning. Treatment of ADHD needs to be multimodal. मतलब ADHD का जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी मॉडल होना चाहिए, कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है या एक मेथड साइकोथेरेपी नहीं है कि आप उससे लेके गए क्या ये एग्जैक्ट कॉज है, यही एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है जो हमें ADHD को देना चाहिए। आप उसकी इम्पल्सिविटी, अटेंशन को देख के उस बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपना एक मॉड्यूल बनाते हो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू करते हो। फाइंडिंग फ्रॉम द मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट स्टडी सजेस्ट दैट स्टिमुलेंट मेडिकेशन इफेक्टिव होते हैं रिड्यूसिंग कोर सिम्टम्स। साइको सोशल ट्रीटमेंट और वैल्यू इन एड्रेसिंग एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज। स्टिमुलेंट मेडिकेशन जो है वो इफेक्टिव है रिड्यूसिंग सिम्टम्स में, जो इसके कोर सिम्टम्स हैं, इनटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी।